गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई की सीरीज के अंदर क्या होने वाला है इस पर बेस्ड कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, इस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और उससे भी पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपीएसआई के अंदर अब तक प्रीवियस ईयर के अंदर क्या पूछा गया है, या यूँ कह लें कि स्टार्टिंग के जो हमारे कुछ सेशंस रहने वाले हैं उनमें हम लोग इनका लेवल चेक करेंगे कि भी एग्ज़ाम किस लेवल तक सवाल पूछ चुका है और आगे क्या संभावनाएं हैं। अगर मैं बात करूं यूपीएसआई की, तो इसका जो अर्थमेटिक का सेक्शन है वो बिल्कुल एसएससी के साथ मैच खाता है। इसका मतलब ये सीरीज आपकी जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगी। इसके अलावा एडवांस मैथ का जो सेक्शन था वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था, तो जैसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद जो भी सवाल आपके चलेंगे उनके अंदर एडवांस मैथ का जो लेवल है उसको हम लोग थोड़ा बूस्ट करके रखेंगे, जिससे फ़ायदा क्या है कि एग्ज़ाम में जाएंगे और मान लो लेवल के सवाल आ गए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके सवाल ईजिली सोल्व हो जाएंगे। थ्योरी की बात करें कि कोई बच्चा कहता है कि सर थ्योरी कैसे कवर करें, या जो नया स्टूडेंट है तो वो ऐसा करे, टेलीग्राम पर जाएं। वासु स्टडी IQ नाम से अपना टेलीग्राम का चैनल है। इसके आप फाइल सेक्शन में जाएंगे। फाइल सेक्शन को जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक PDF मिलेगी। PDF के अंदर है क्या, तो ये रेलवे के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 90 तक जितना भी कंटेंट करवाया था थ्योरी के नाम पर, लगभग इसमें 1750 से भी ज़्यादा सवाल हैं। उनकी ये PDF है, इसका आप निकलवा लें प्रिंट आउट। तो थ्योरी के नाम पर तो आपको ये काम करना है, साथ ही में प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। जिन बच्चों ने ये काम कर रखा है उनको फिर से करने की नीड नहीं है, उनको ध्यान से सीरीज़ देखनी है। जो जो पार्ट आपको अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट लगे उसके लिए आप क्या करें, अलग से एक नोटबुक डाल लें और उनको नोट करते हुए चलें कि यार ये पर्टिकुलर सवाल था, इतना मैंने पढ़ लिया, ये मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। मैथ्स के अंदर इम्प्रूवमेंट, या फिर यूँ कहीं किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो यही एकमात्र तरीका होता है। जो कुछ भी आप नया देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंटेंट सारा का सारा एग्जाम के रिलेवेंट करेंगे, आलतू फालतू सवाल नहीं करने, हमें ऐसे सवाल नहीं करने हैं जो आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। रिलेवेंट कंटेंट होगा, जहाँ कहीं भी इश्यू आएगा वहीं के वहीं उसको नोट करना है। PDF आपको इन सब की यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो ये कहते हैं कि सर डाउट के लिए क्या करें, तो भाई ऐसा है, वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। तो चलो फिर आज की सीरीज का सबसे पहला सवाल देखना जरा, और किसी भी टाइप की कोई भी इश्यू हो तो एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दें कि सर इस टाइप के हम लोग इश्यूज फेस कर रहे हैं। देखो पहले सवाल में क्या कहा, A और B का योग क्या है। आपसे A और B का सम पूछा गया है, जहां A 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर है 3 डिजिट का, उसका 75% मतलब 3/4 अगर आप निकाल लेंगे तो वो क्या आएगा, A। जो 44 और 55 के महत्तम समापवर्त्य का 20 गुना है, और वो जो नंबर है जिसका आप 75% निकालेंगे वो एक्चुअल में क्या है आपका 44 और 55, इन दोनों का जो HCF निकल के आएगा, HCF इन दोनों का निकालेंगे तो HCF निकल के आएगा आपका 11, और इस 11 का क्या है ये 20 टाइम्स। तो आप कह सकते हैं ये संख्या आपकी क्या है 220। कौन सी, जो 3 अंकों की संख्या है, आपने निकाल लिया। HCF निकालते टाइम एक चीज का और ध्यान रखें, HCF वैसे तो आप जनरली छोटे मोटे नंबर है इनका निकाल ही लेते हैं। मान लो कोई बड़ा नंबर है तो आप क्या करें, जो मिनिमम गैप आपको दे रखा है 44 और 55, ये गैप क्या है आपका 11, या तो ये गैप ही आपका HCF हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस गैप का कोई ना कोई फैक्टर जो है वो आपका HCF होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 80, आसान सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 80, 100 और 110 का HCF क्या होगा, तो मुझे मिनिमम गैप चेक करना है, तो ये गैप मुझे मिला है यहाँ पर 10, या तो मेरा HCF 10 होगा या 10 का कोई फैक्टर होगा। 10 का डिवीजन सब में जा रहा है, इसका मतलब ये HCF है। मान लो एक नंबर वो यहाँ पर चेंज कर देता, देखना जरा, 80 की जगह मैं यहाँ पर एक नंबर चेंज करके लिख देता हूँ 85।
अब आपको मिनिमम गैप चेक करना है। ये गैप आपका 15 का है, ये वाला 10 का है। या तो HCF आपका 10 होगा, फिर आपने देखा 10 का डिवीजन तो इसमें नहीं लग रहा है, तो इसके फैक्टर कर लो, 2 और 5 है, तो इनमें से या तो 2 होगा या 5 होगा, एक फैक्टर हो सकता है। 5 का डिवीजन सब में जा रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF क्या निकल के आ गया, ये वाला। तो ये छोटी छोटी अप्रोच है, जहां कहीं मुझे संभावनाएं लगेंगी कि हाँ बच्चे को ये चीज़ें और डीप में एक्सप्लेन कर दें, जिससे उसका रिवीजन हो और उसका टाइम ना किल हो। क्लियर है? तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि फाइनली वो जो तीसरा नंबर है वो कितना है, 220 है। चलो, ये नंबर अगर आपका 220 है तो इसका आपको क्या करना था, 3/4। इसका आप कर देते 3/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया 55 टाइम्स, 3 से गुणा कर दोगे 165 आ गया। ए निकाल लिया हमने। बी क्या है आपका भाई, 25 का वर्ग। 25 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 625। 5 5 10, 9 और 1 7। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना निकल के आ गया, 790। अब काम की बात सुनो। काम की बात ये है कि यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसमें क्या है, टाइम किल हो रहा है। हर बच्चे को समझ में भी आना जरूरी है, प्लस एग्जाम अप्रोच भी आपकी बेहतर होनी चाहिए, जिससे आपका टाइम बचे। सीधे सीधे एक बात बताओ, 44 और 55 का क्या आपको HCF 11 नहीं पता है? आप कहोगे बिल्कुल पता है। उसका 20 गुना कर दोगे, 11 का 20 टाइम्स कर दोगे, कर दिया, नंबर आ जाएगा। उसका आपको क्या करना है, 75%, 3/4। यहाँ से ये 5 बार कट गया, 11 5 55 गुना 3, 165 निकाल लिया। दूसरा नंबर क्या है भाई आपका, 25 का स्क्वायर, 625 कर दिया। ऐड करोगे 5 5 10, 6 2 8 और 1 9, और ये आपका 7। ये लो आपका आ गया रिजल्ट। तो अनवांटेड कैलकुलेशन नहीं करनी है। जिस भी पार्ट को लेकर आप एग्जाम के हिसाब से कंफर्ट है, सीधे सीधे उसके साथ डील करें। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, देखना, निम्न में से कौन से भिन्न का मान निम्नतम है। आपको कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, आपको लोवेस्ट वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। देखो, अगर ये वैल्यूज काफ़ी बड़ी होती हैं, अगर ये वैल्यूज आपकी हाई होती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि 97/99 आपको दे दिया, ऐसे ही 113/115 दे दिया। क्लियर है? तो इन सब का समाधान तो मैं आपको करवा चुका हूं। किसके अंदर, मैंने वहां स्टार्टिंग के अंदर ये आपको बता दिया था कि कहां से आपको अपने थ्योरी के सेक्शन कंप्लीट करने हैं। उस टाइप का सवाल आएगा, हम शामिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वैसा सवाल एग्जाम के अंदर भी पूछे गए हैं, तो वहां पर मैं इन चीज़ों को डिटेल में वैसे भी करवाऊंगा। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि सर मैं वो पर्टिकुलर सेशन देख नहीं पा रहा हूं, तो मैंने आपको डाउट ग्रुप इसीलिए बताया था कि वहां पर आप अपने डाउट्स ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना है, मैं कहां से पढ़ूं। चलो भाई, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, देखो मेंटलिटी को पकड़ो थोड़ा सा। एग्जामिनर ये बात जानता है कि बच्चे ने जब पढ़ा होगा तो इनके लिए कोई ना कोई ट्रिक रट रखी होंगी, और स्टूडेंट एग्जाम में भूल गया है तो उसको अगर तरीका नहीं पता तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वो ट्रिक अप्लाई करने का प्रयास करेगा, या फिर वो सोचेगा कि यार ट्रिक पढ़ तो रखी थी लेकिन याद नहीं आ रही है, तो वो इस सवाल को छोड़ेगा। इसलिए थ्योरी करवाते टाइम भी मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एकदम एक तो जनरल तरीका, सिर्फ आपका कॉमन सेंस है। एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलने का प्रयास करता है, बिल्कुल आपको वो प्रयास नहीं करने देना है। क्या करते भाई, नंबर देखो, नंबर तो बड़े आसान है। सबसे छोटा नंबर बताना है तो 16 कर लो इसको, 3/5। 3 में 5 का भाग दोगे, जा नहीं रहा है तो 0.60 लिख दूं मैं। 4 में 6 का भाग दोगे, 2/3 बनेगा, कितना होगा 2/3, 0.66। 5 में 7 का भाग दोगे, जा नहीं रहा, 50 बना लिया, 49 तक चला गया, फिर एक बार चला गया। 9 में 9 का भाग दोगे तो 1.0 या 1 आ गया। 9 में 11 का भाग दोगे, 11 8 88, फिर 2 बचा, एक बार आ गया। तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे, जरूरी थोड़ा है कि आपने कुछ रट रखा हो उसी को अप्लाई करें। थ्योरी में तो आपको पढ़ाया था कि ट्रिक जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता मैथ्स में, सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और फिर आपको अप्लाई करना सीखना होता है। तो इसके हिसाब से तो साफ साफ पता चल रहा है आपको लोवेस्ट वैल्यू क्या है। तो ये तरीका हमने सीख लिया था। फालतू तरीका क्या है कि कई बच्चे क्या करते हैं, सर 5 को, 6 को, 7 को, 9 को, 11 को, इन सबको हटाना है तो इनका गुणा कर देंगे, इनका एलसीएम लेके। एग्जामिनर तो यही चाह रहा है ना कि कोई बच्चा वो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगाए। क्यों लगाए भाई,
नंबर आसान है नॉर्मल तरीके से, नंबर मुश्किल होंगे, तरीका आपको सिखा रखा है, आगे मुश्किल सवाल लेंगे बिल्कुल। तो इन सब चीजों की आपको हेडेक नहीं लेनी है। चलो भाई, आगे एक आपके सामने सवाल है, बात को समझना जरा। क्या कहा, शब्द एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह दोबारा व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आते हों। इसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक है उसकी तरफ ले जाता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो बेसिक है उसकी तरफ मैं आपको ले जाता हूं। चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर तो हमें ये सारी चीजें डिटेल में वैसे ही करनी है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना। चलो देखो, अगर आपको कहे कि ए और बी को अरेंज करने के तरीके, तो आप कहोगे ए बी या बी ए होगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास दो लेटर है, दो लेटर को अरेंज करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 2। मैं सीधे कंक्लूजन एक बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। थ्योरी जब हम पढ़ेंगे एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही अगर आपको ए बी और सी तीन लेटर दे दिए, अरेंज करने के तरीके आप लिखोगे ए बी सी बी, फिर बी को पहले रखोगे ए सी बी, फिर सी को पहले रखोगे सी के बाद ए बी या बी ए, तो कुल मिलाकर 6 तरीके आएंगे। 6 तरीके असल में क्या है, 3 अंक हैं आपके, 3 लेटर्स हैं, अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3 हो गए। ऐसे ही अगर आपके पास ए बी सी और डी 4 लेटर होते तो अरेंज करने के तरीके यहाँ पर क्या निकल के आते, फैक्टोरियल 4। एक दूसरा कॉमन तरीका भी यहाँ पर काम में लिया जाता है कि 2 ही लेटर है तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं। एक लेटर यहाँ, एक लेटर यहाँ लेटर आ जाएगा, 2 में से कोई एक आएगा, 2 तरीके, और यहाँ एक तरीके, तो ये क्या बन जाएगा 2 × में 1, जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है, फैक्टोरियल 2 को। ऐसे ही 3 लेटर का आपको एक वर्ड बनाना है, तो आपके पास फ्री स्पेस कितने हैं भाई, 3 है। इन तीनों में से कोई एक पहली प्लेस पर फिल करोगे, कितने तरीके हैं, 3 में से कोई एक लेना है, 3 तरीके। एक ले लिया तो फिर कितने बचे आपके पास, 2, फिर 2 में से कोई एक, फिर एक ही बचा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, 3 × 2 × 1, और इसी बात को नाम दे दिया जाता है फैक्टोरियल 3। सेम टू सेम इसका भी आप यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे तो आप कहेंगे कि कुल मिलाकर के आपके पास यहाँ पर 4 लेटर है, फिल करने के तरीके 4 3 2 1, तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल 4। इसी में एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूं कि कल को ये कह दे कि भाई ए बी और सी इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो आप कहोगे कि 4 लेटर हैं, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 4 तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 लेटर एक जैसे हैं तो डिवीजन किसका होगा, फिर फैक्टोरियल 2 का। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहीं पर, कि अगर मान लो आपको ये कह दे कि ए बी सी और सी इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, तो आप कहेंगे कि भी कुल मिलाकर के 6 लेटर्स हैं, तो फैक्टोरियल 6 तरीके तो हो गए। साथ ही ये वाला जो लेटर है ये 3 बार आया है तो फैक्टोरियल 3 का डिवीजन, इनटू में ये लेटर 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 का डिवीजन। ठीक है, इसमें एक मिनट भाई, कहीं साउंड तो नहीं चली गई, आ रही है। देखो एक बात और समझना, ठीक है, जो जो चीजें हैं काम किए मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। देखो कल को ये कह देगा कि ए बी सी डी और ई इनको अरेंज करना है, एक एफ भी ले लिया मान लो, इनको अरेंज करना है, लेकिन शर्त ये है कि ए बी सी एक साथ आए। एक साथ आने का मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ए सी बी, ऐसे भी हो सकता है, बी ए सी एटसेट्रा। तब कैसे करेंगे, क्या कहेगा, 6 लेटर हैं आपके पास, इन 6 को अरेंज करना है, लेकिन शर्त क्या है, ए बी सी एक साथ आए। तो आप क्या कहोगे कि भाई ए बी सी अपने आप में एक लेटर है, और फिर हम लोगों ने डी ई और एफ को एक एक लेटर और मान लिया, तो कुल मिलाकर के इनको अरेंज कर दो। कैसे, जैसे मैं कह दूं कि डी और ई आ जाएगा, उसके बीच में ए बी सी आ जाएगा, फिर एफ होगा, डी आ जाएगा, उसके बीच में ए बी सी आ गया, फिर उसके बाद ई और एफ आ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लेटर ये है, 1 लेटर ये है, कुल मिलाकर के 4 लेटर आपको मानने हैं शर्त के हिसाब से। तो
तो फिर कंक्लूजन क्या निकलेगा, 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4। फिर कहोगे कि भाई ये भी तो अरेंज हो सकता है ना, ABC भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। कितने तरीकों से, 3 लेटर हैं तो फैक्टोरियल 3 तरीकों से। तो कुल मिलाकर के गिने चुने यही आपकी बात है। इतना अगर आपको पता है तो फिर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से डील कर सकते हैं। चलो अपने सवाल पर आ जाते हैं। अपना सवाल आपको क्या कह रहा है देखना जरा। इसने कहा एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह दोबारा व्यवस्थित किया जा सकता है कि सारे के सारे वोवल्स या फिर स्वर एक साथ आए। तो सबको सेपरेट करो। वोवल की बात करें या स्वर की, ए है आपके पास, फिर आई है, फिर आपके पास आई है, फिर ओ है। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास ए, आई और ओ, 4 तो ये है, ठीक है। इसके अलावा कौन बच गया मेरे पास, डी, एम, एस और एन। तो कुल मिलाकर के ये बच गए मेरे पास कितने, 5। कितने का था अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का था। अब आपको क्या करना है, इनको अगर साथ रखना है तो इसको आप क्या मानोगे, एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लेटर मानोगे। इसको आप क्या मानोगे, एक लेटर मानोगे। इसके बाद आपके पास 3 और 2 5 लेटर ये हैं। इन 6 के 6 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल 6। फिर वही पुरानी बात आप कहोगे कि सर ये भी तो अरेंज हो सकते हैं आपस में। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। इनको अरेंज करने के तरीके 4 लेटर हैं तो फैक्टोरियल 4 तरीके। अपोन में देखो कौन रिपीट हुआ, 2 बार आपके पास आई है तो फैक्टोरियल 2 का डिवीजन। इनटू में 2 बार आपके पास एस है तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2 का डिवीजन। इस बात को हमें करना है यहां से सोल्व। देखो सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नीचे तो पूरा का पूरा 4 बन जाएगा। ये बनेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 काट दिया तो 3 गुणा 2 6 बच गया। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 5 30, 4 120, 120 को 3 से करोगे 360 और 2 से करोगे 720। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू सीधे नहीं पता है तो गुणा करके लिख लो, या फिर सीधे पता है तो 720। इसे करना था 6 से मल्टीप्लाई, 0 लग गया, 6 2 आपके पास 12 लग गया, 6 7 42 और एक आपका कितना हो गया 43। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो कितना निकल के आ गया, 4320। इजी है। एग्जाम के अंदर क्या करना था, मेरा ये मानना है कि एग्जाम हॉल में अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट आपको अलग से लिखने की नीड नहीं थी। ये क्यों लिखना है, एक बात बताओ। सीधे सीधे इस पैटर्न को फॉलो करो, यही आपकी ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में डील करने की अप्रोच हो जाती है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सवाल को ध्यान से रीड करना। देखो क्या कहा, एक बेकरी 4 ग्राहकों A, B, C और D को 4:B:6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। 4 लोग हैं, उनको 90 किलो मिठाई है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर C का हिस्सा D के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो B और D के हिस्सों में क्या अनुपात है, ये आपसे पूछा गया है। एक बार तो पहले सवाल को थोड़ा आप डिटेल में समझ लो। डिटेल में क्या है भाई, आपके पास यहाँ पर 4 लोग हैं A, B, C और D। इनके बीच मिठाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 4:B:6:3। अब इसने एक बात कही कि जो आपके पास C और D का, C का जो हिस्सा है D के हिस्से से 15 किलो अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर C और D का रेशियो में अगर आप अंतर देखेंगे तो कितना है 3, और एक्चुअल में देखोगे तो उसने कहा ये अंतर कितने का है 15 किलो का। किससे मल्टीप्लाई किया भाई, 5 से मल्टीप्लाई किया। चलो एक एक आदमी की मिठाई अब निकाल लेते हैं। A को कितने मिली, 5 से गुणा इसको भी कर दोगे तो A को मिल गई 20 किलो। B का नहीं आइडिया है। C को कितनी मिली, यहाँ से 5 से गुणा करोगे 30 किलो। D को कितनी मिली, 5 से करोगे गुणा 15 किलो, मिल गई। तीनों को मिला करके कितने किलो मिठाई मिली, 30 20 50 60 और 5 65, 65 kg। तो मुझे एक बात बताओ B को कितनी मिलेगी,
तो टोटल आपके पास 90 किलो थी, 65 किलो का डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया, तो बी के हिस्से में कितनी आ गई? 25 किलो। पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा है कि बी का और जो डी का है वो रेशियो क्या होगा। बी के हिस्से में अभी अभी आपने फाइंड की है कि मिठाई 25 किलो आई है। डी के हिस्से में हमने पहले ही निकाल ली थी कि मिठाई जो है वो कितनी निकल के आई थी? 15 kg। रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे, 5 से कैंसिल आउट किया 5 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 3 बार, रेशियो कितना आ जाएगा? 5:3 लिखा जा सकता है। थोड़ा सा एग्जाम अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम अप्रोच ध्यान से समझना। देखो सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा, तो प्रयास क्या करना है? देखो सीधे सीधे व्यवस्था बनानी है यहाँ से। देखो क्या कहा, ABCD हो गए आपके पास 4 लोग, रेशियो 4, इसका B दे दिया, फिर 6 और 3 दे दिया, 90 किलो का डिस्ट्रीब्यूशन। C का हिस्सा D के हिस्से से 15 किलो अधिक है, दोनों का अंतर 15। 3 आपका स्क्रीन पर ही आप देख रहे हो, 3 अंतर आपका 15 किलो को बता रहा है। 1 किसको बताएगा? 5 को बताएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि तीनों को 6 4 10 3 13 मिली है, 5 से गुणा कर दूंगा 65 किलो हो गई, टोटल 90 थी, तो बी के हिस्से में कितनी आ गई? 25 किलो। और डी के हिस्से में कितनी आ गई? 5 गुणा 3 आपके पास 15। इसका रेशियो लोगे तो 5:3 सीधे सीधे आपको दिख रहा है। तो ये वाले सवाल, मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य कि आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिले जिससे आपका सवाल तो सोल्व हो ही हो, साथ में आपका टाइम भी बचे। तो हर जगह हम लोग प्रयास करते हैं कि क्या करें, टाइम भी बचाएं और एग्जाम अप्रोच बेहतर तरीके से सीखें। चलिए भाई अगले सवाल की बात करते हैं। तो देखना इसने आपको क्या कहा। एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 की राशि का निवेश किया। अगर संचित ब्याज 8,200 है तो वर्षों में समय अवधि कितनी है? देखो ये सवाल, पहले तो आपको तरीका पता हो कि तरीका क्या है, दूसरा फिर ये होता है कि आप ऑप्शन की तरफ देखते हो और थोड़ा सा अप्लाई करते हो अपना कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के साथ समस्या ये है, ये इतना कॉमन नहीं है, ठीक है, फिर भी प्रयास करेंगे कि डेवलप हो जाए कॉमन सेंस। देखो तरीका क्या कहता है, एक मेथड अगर आपने CI पढ़ रखा है तो हम लोग ट्री मेथड यूज करते हैं। ट्री मेथड में क्या करते हो, सबसे ऊपर आप लेते हो प्रिंसिपल, ले लिया, पहले साल का ब्याज निकाला, कितना आया? 5%। 80,000 का 5% 2 जीरो खत्म कर देगा, 800 को 5 से करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना निकल के आएगा ब्याज के रूप में? 4,000। दूसरे साल फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है 4,000 तो मिलना ही मिलना है, 4,000 तो आपको मिलना ही मिलना है। इसका भी 5% आपको यहाँ पर मिलेगा, इसका भी 5% अगर आप निकालेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा? 2 जीरो खत्म, 5 गुणा 4 20, 200, ये ब्याज मिलेगा। अब ये ब्याज कितना मिला भाई 2 साल के अंदर? 8,200। और हमें क्या दे रहा था? 8,200 कितने साल में होगा? तो हम कह देंगे सीधे सीधे 2 साल में होगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस की तरफ फोकस करते हैं। 5% की दर से पहले साल का साधारण ब्याज कितना? 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000। निकाल सकते हो, 5% उसका जस्ट आधा होगा तो आप क्या कहेंगे? 4,000 रुपये। 4,000 पहले साल मिलेगा, 4,000 साधारण ब्याज दूसरे साल मिलेगा। अगर हमारा आंसर 3 साल होता तो ब्याज तीसरे साल 4,000 तो मिल ही जाता, साधारण ब्याज 12,000 आता है आंसर। 8 तो आपको 2 साल में साधारण ब्याज ही मिल गया, तो इसका मतलब उस पर थोड़ा बहुत ब्याज मिलेगा, बहुत ज्यादा तो मिलता नहीं है ब्याज पर ब्याज। तो आप सीधे भी हिट कर सकते थे इस सवाल का आंसर कितना होगा? हाँ 2 ईयर। क्लियर है, ये आपका बेसिक है। और इस सवाल का असल में जो एग्जाम अप्रोच है कॉमन सेंस लगा करके पूरा का पूरा सवाल आप माइंड में कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि आपका जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ ये नहीं है कि कौन सवाल करेगा, कंपटीशन ये भी है कि पेपर का लेवल जैसे ही ज़्यादा बढ़ता है तो फिर जो एग्ज़ाम के अंदर टाइम है वो कम लगने लगता है। तो आपको कुछ ऐसी अप्रोच भी डेवलप करनी है जिससे आपका टाइम बचे और आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना ध्यान से, इस सवाल की लैंग्वेज को रीड करना। आसान सा सवाल है। क्या कहा?
एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने का 400 रुपये है, मूलधन ज्ञात करें। तो देखो ऐसा ही जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट देखा जाए तो आपका क्या होता है, साधारण ब्याज। इसी बात को फिर हमने लिख लिया था कि प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में रेट परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है, तो ये आपका निकल के आता है साधारण ब्याज, और कितना रुपए में कितना होगा। इस सवाल में भी आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रिंसिपल या मूलधन बताएं, तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल इंटू में टाइम, 10 महीने है, महीने को कन्वर्ट करना है साल में, एक साल में 12 महीने तो 12 का डिवीजन कर दिया। दर आपको कितनी दे रखी है, 6%, उसे आप लिख दोगे 6/100, और कुल मिलाकर के आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना है, 400 रुपये। इसे आपको सोल्व करना है। ये पार्ट आपका इससे कैंसिल आउट, 6 से ये बात आपकी 2 बार कैंसिल आउट। प्रिंसिपल की वैल्यू हम लिख लेंगे 2 × 4 8 और 1 0 2 0 ये, तो यहाँ से अपना फाइनली जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया, ₹8000 लिखा जा सकता है। सवाल का स्तर कैसा है भाई, सवाल का स्तर वेरी इजी है, कुछ है ही नहीं मतलब सवाल के अंदर। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना क्या कहा। देखो क्या कह रहा है, एक त्रिकोण, एक तो ये ध्यान रखना भाई, कई बार त्रिकोण आपको दे देता है, बच्चे का सुना नहीं होता है, तो इसका मतलब आपका क्या होता है, त्रिभुज। और कहीं भी अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के असल में आपके सवाल होते हैं, उनको ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी के अंदर, अमूमन ऐसा होता है, देखने में आता है मेनली एग्जाम्स के अंदर। तो ट्रांसलेशन है वो थोड़े टिपिकल होते हैं, जैसे आप ट्राइंगल का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो कुछ जगह आपको त्रिभुज भी दिखा देगा, कुछ जगह आपको त्रिकोण भी दिखा देगा। तो ये फर्स्ट टाइम जो बच्चा देखता है उसको थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, बाकी जो बच्चे इन चीज़ों के आदी हैं कि पहले भी 2-4 सवाल ऐसे देख चुके हैं, उनके लिए बात नॉर्मल है। बाकी मेरा काम है हर पॉइंट के ऊपर प्रकाश डालना कि कौन सी चीज़ क्या है। चलो, एक ट्राइंगल या त्रिभुज के अंदर एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिकोण की परिधि 20 सेंटीमीटर है तो उसका आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। देखना भाई, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। देखो टोटल आपकी सरकमफेरेंस या परिधि 20 है, इस 20 में से एक तो 5 हो गया, कितना बचा भाई आपके पास, 15 बच गया है। 20 जा चुका है, 15 के अंदर क्या करना है, 2 भुजाएं ले ली हैं, अंतर कितने का, 1 सेंटीमीटर का, तो 1 को वो अंतर पहले प्रोवाइड कर दो। अब क्या हुआ, दोनों भुजाओं की बची हुई लंबाई कितनी है, 1 चला गया तो 14 सेंटीमीटर, उसमें अंतर करना नहीं है तो दोनों को साथ साथ प्रोवाइड कर दो। तो आप कह सकते हैं एक भुजा 8 आ गई, एक भुजा 7 आ गई, और एक भुजा आपकी यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ गई। 8 5 13 7 20। ये वाला काम इतना आसान है कि आप चाहते तो इस पर्टिकुलर बात को माइंड में सीधे सीधे ही डील कर देते। कैसे, एक भुजा आपकी 5 है, फिर 2 भुजाओं का सम कितना है आपके पास 15, एक का अंतर रखना है, तो क्या करोगे, 7 और 8 दिख रहा है मेरे ख्याल से, सीधे सीधे 7 और 8 लिख दिया। एरिया निकालना है, क्या ये ट्राइंगल समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं, क्योंकि ऐसा तो कोई ट्रिपलेट ही नहीं होता है। क्या इक्विलेटरल है, तीनों भुजाएं इक्वल नहीं है, तो फिर एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे हीरोज फॉर्मूला। हीरो का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, एरिया के लिए अंडर रूट सेमी पेरीमीटर एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, ये कहता है। एस क्या है भाई, एस आपका है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर कितनी 20 आपको दे रखी है। सेमी पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर का हाफ होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से बात को देखना। क्या एग्जाम में आपने देखा कि भाई एक भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर है, बची हुई 2 साइड्स का सम आपका 15 सेंटीमीटर बन रहा है, तो एक को 8 कह दो, एक को 7 कह दो, कह दिया। सेमी पेरीमीटर 20 आपको पेरीमीटर दे रखी थी, तो कितनी हो गई है यहाँ से 10 लिखा जा सकता है। एरिया लिखते टाइम मैंने अमूमन ये बात नोटिस की है कि बच्चों को ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा टिपिकल लगता है, याद कर लेते हैं तो भी वो ये कहते हैं कि नहीं सर एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो टाइम किल होता है। टाइम देखो अप्रोच के ऊपर है,
आप इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो? आप सीधे सीधे बात लिखो कि अंडर रूट, फिर उसके अंदर एस लिखना है। चलो एस आपने लिखा 10, अब आपके पास साइड है, आप 10 - 5 क्यों लिख रहे हो? सीधे 10 में से 5 चला गया 5 आ गया, 10 में से 8 चला गया 2 आ गया, 10 में से 7 चला गया 3 आ गया, लिख दिया। अब यहाँ से कुछ चीज़ों को बाहर निकाल लो, 5 × 2 10, 10 तो 10 आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 10√3 जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। एग्जाम रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो देखो फॉर्मूला आपको फाइनली ध्यान रखना ही है। फिर साइड्स को कैसे फाइंड किया जाता है ये तरीका मैंने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बता दिया है। हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करने की जो अप्रोच है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से सीखना है। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो भाई देखना अगले सवाल की बात करें। सॉरी, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको, ध्यान से लैंग्वेज को रीड करना भाई। देखो क्या कहा, ए, बी और सी अलग अलग तौर पर क्रमशः 15, 20 और 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन ए ने काम के पूरा होने के 6 दिन पहले और बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। यदि कुल काम के लिए 1500 रुपये का वेतन दिया तो फिर ए और बी का कुल हिस्सा। पहले तो इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करो, ठीक है, कि सवाल तो समझ में आए, कि सवाल ना गलत हो। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपका नॉर्मल तरीका वो ये कहता है कि जो जो लैंग्वेज चल रही है उसको एज इट इज़ फॉलो कर लो। तो जो जो लैंग्वेज चल रही है, तो मेरे पास एक ए है, मेरे पास बी है, मेरे पास सी है। ए काम करता है मेरा 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी काम करता है 12 दिन में। सभी का एलसीएम ले लोगे 60 आ गया। ये 60 आपका टोटल वर्क है, 60 लड्डू खाने हैं। ए 15 दिन में खा लेता है, तो हर रोज इस कितने खाएगा, 60/15 4, ये इसकी इफिशियंसी या दक्षता है। ऐसे ही 60/20 3 आ गया, 60/12 यहाँ से अपना 5 निकल के आ गया। हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल मेथड से डील कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हूबहू लैंग्वेज फॉलो करेंगे। तीनों ने काम स्टार्ट किया, ए ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले, ठीक है, बी ने क्या किया है 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, कुल काम के लिए 1500 रुपये मिले हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लो काम टी दिन में पूरा हुआ, तो टी दिन तक कौन काम करता रहा, आपका सी काम करता रहा। ए ने कितने दिन तक काम किया, काम तो टी दिन में पूरा होता लेकिन 6 दिन पहले चला गया, तो इसका मतलब टी - 6 डेज तक किसने काम किया, ए ने। उसके बाद बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो बी की बात करें तो 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो टी दिन में काम पूरा हुआ, 4 दिन पहले छोड़ दिया, और इनटू में बी की इफिशियंसी, और काम क्या था 60 लड्डू खाने थे, ठीक है। यहाँ से एक एक की वैल्यू आप लिख सकते थे, इतना ना करके सीधे भी लिख देते भाई। सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 टी लिख दिया, प्लस टी में से आपने लेस कर दिया 6, मैं सीधे ही गुणा कर रहा हूँ ए का। ए की क्षमता कितनी है 4, तो 4 यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू 4 टी आएगी, 4 - 6 से गुणा करोगे तो -24। बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 3, तो यहाँ टी से मल्टीप्लाई करोगे 3t, और 4 × 3 आपका 12 माइनस का कितना बन गया 60। एडिशन कर देना भाई, 5 4 9 और 3 12, 12 टी आपका यहाँ से निकल के आ गया। इक्वल्स टू में देखो क्या बचा है, फिर माइनस का 24 है, माइनस का 12 है, दोनों चीज़ें उधर चली जाएंगी, 36 ऐड हो जाएगा तो 96। तो टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, 12 का डिवीजन करोगे 8 निकल के आ गई, ठीक। काम आपका कितने दिन हुआ, 8 दिन। अब देखो पैसा किसको किसका मिलेगा, जिसने जितना काम किया उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, तो इनका मैं ले लेता हूं रेशियो। लास्ट में क्या पूछा है, ए और बी का कुल हिस्सा कितना है। अब बात को ध्यान से समझना, सी ने जो काम है वो 8 दिन किया है, हर रोज सी क्या करता है 5 लड्डू खाता है, तो सी ने क्या किए हैं 40 लड्डू खाए हैं। बी ने काम कितने दिन तक किया था, 8 से 6 लेस कर दो, सॉरी ए की बात करें 8 दिन पूरे लगे थे, 6 दिन तक काम किया था इसने, सॉरी 6 दिन पहले चला गया तो 2 ही दिन तक तो काम किया इसने, 8 दिन में काम पूरा हो गया, 6 दिन पहले छोड़ के चला गया, 2 दिन काम किया। हर रोज 4 लड्डू खाता है तो इसके हिस्से में 8 लड्डू आएंगे, 48 खा लिए, बचे हुए लड्डू कितने आपके पास 12।
ए और बी का कुल हिस्सा आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो इन दोनों का हिस्सा कितना है, 20 लड्डू, इसने खाए 40, तो इन दोनों को 1 रुपया मिलेगा, तो इसे 2 मिलेंगे। तीनों को 3 रुपए मिलेंगे, 3 1500 को बताता है, 500 से हमने गुणा कर दिया। ए और बी का हिस्सा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 500 से गुणा करने पर रिजल्ट दे देगा 500। क्लियर है। चलो, एक तो तरीका ये हो गया कि आप हूबहू लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, एज इट इज आपने क्या किया, लैंग्वेज को फॉलो किया है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया था कि टाइम बचाने के लिए आपकी एक अप्रोच और भी होती है। 15, 20 और 12, 15, 20 और 12 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, मैं ये फाइंड कर लेता हूं कि मेरा टाइम काम T दिन में पूरा हुआ। अब 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 लड्डू खाने थे। ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि भाई मैं तो 6 दिन पहले काम छोड़ के चला जाऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को जबरदस्ती 6 दिन पकड़ के रखेंगे। ए हर रोज कितने लड्डू खाएगा, तो 15 दिन में 60 लड्डू हर रोज 4 खाता है, तो ए को 6 दिन के 24 लड्डू और पकड़ा दो। इससे फायदा क्या हुआ, देखो सी तो शुरू से अंत तक लगा हुआ था, ए को हमने जबरदस्ती पकड़ लिया कि यार मत जा, ये 6 दिन बचे थे काम पूरा होने के, ये बोला मैं तो जा रहा हूं, तो हमने क्या कहा, रुक जा यहाँ पर। अगर ये रुकेगा तो हमारे इन 60 लड्डुओं में से लड्डू खाएगा, तो हमने क्या कहा कि यार ऐसा कर, तू हर रोज 4 लड्डू खाता है, 6 दिन तू रुकेगा हमारे साथ, तो 24 लड्डू है तेरे को इसमें से खाने हैं, तो हमारा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फायदा क्या हो गया, ए शुरू से अंत तक मेंटेन है। बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा, तो बी को भी पकड़ो। बी की क्षमता कितनी है, 20 दिन में 60 लड्डू, हर रोज 3, तो कितने लड्डू खा लेगा, 12 लड्डू खा लेगा। बी कह रहा है 4 दिन पहले, मतलब काम खत्म होने के 4 दिन पहले मैं तो जा रहा हूँ। हमने क्या कहा कि रुक जा, ऐसा कर, तू हर रोज क्या करता है, 3 लड्डू खाता है, 4 दिन और रुक जा, ये 12 लड्डू है, इनमें से खा लेना, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा लड्डू नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो 60 लड्डुओं में से खा जाएगा। अब कंक्लूजन क्या निकला, शुरू से लेकर अंत तक तीनों लोग काम कर रहे हैं। तीनों की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 15, 60 में डिवीजन 4, इसकी क्षमता बी की 3, सी की क्षमता 12 का डिवीजन करोगे 5, टी की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये बन गया 24, 12, 96, 5, 4, 9, 3, 12, 8 आ गई। तो इसका मतलब काम जो है आपका वो 8 दिन में पूरा हुआ। ए और बी ने कंबाइंड कितना किया और सी ने कितना किया, क्योंकि हमें ए और बी का कंबाइंड हिस्सा चाहिए। तो देखो अब एक एक करके पुरानी बातों पर आएंगे। सी शुरू से लेकर अंत तक था, तो सी ने 8 दिन काम किया, हर रोज 5 लड्डू खा लेता था, तो सी ने कुल मिलाकर के 40 लड्डू खाए। तो एक बात बताओ, टोटल लड्डू कितने थे आपके 60, ए और बी कितने खा लेंगे 20 लड्डू। किस रेशियो में इन्होंने काम किया है, 1:2 में। तो जो जितना काम करेगा उसे उतने पैसे मिलेंगे। तो एक बात बताओ, कुल मिलाकर के 3 काम हुआ है, 3 काम के रुपए कितने मिले हैं 1500। 3 को 1500 बनाया, किससे गुणा किया, 500 से गुणा किया। ए और बी का हिस्सा कितना है, इसको भी 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। अब मुझे बताओ, जो चीज आपको इतनी चैलेंजिंग दिख रही थी, एक सोचने का नजरिया जस्ट आपको बदलना है, चीजें बड़ी ही आसान हो जाती हैं। कहाँ से पढ़े, सारा समाधान कर रखा है, बस आप टाइम निकाल दें। मैथ्स इतना सा ही है कि ये जो एग्जाम है आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, लगभग 125-150 घंटे टीचर आपको पढ़ा देता है, इससे जस्ट डबल आप मेहनत खुद पर कर लें, तो इतने में क्या होगा, कोई सिंगल सवाल आपका छूटेगा भी नहीं, गलत भी नहीं होगा, सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर बात पर चर्चा करते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। चलो भाई, उम्मीद है आपको सवाल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखो अगले सवाल में इसने क्या कहा, ध्यान से रीड करना, सवाल आसान है, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। देखो 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है, जो स्टेशन एक्स से 320 किलोमीटर की दूरी पर है, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार करती है, जो स्टेशन वाई पर खड़ी है। ट्रेन बी की लंबाई क्या है। अब असल में देखा जाए तो बात को समझना, सीन क्या होता है, जब भी कोई ट्रेन
यहाँ से मैं लिख देता हूँ, मान लो जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, ये मान लो एक पोल है, इसे पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ट्रेन यहाँ तक आई, फिर ये पूरी लेंथ जब क्रॉस हो जाएगी तो हम इसे पार हुआ मान लेंगे। ऐसे ही जब भी कोई ट्रेन आपकी किसी पेड़ को पार करती है तो भी खुद की लंबाई के बराबर। जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, चाहे आदमी उधर जा रहा हो, चाहे आदमी आपका इधर आ रहा हो, चाहे आदमी कहीं पर खड़ा हो, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एक पॉइंट है जिसे पार करना है तो उस केस में ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती है। लेकिन केस बदल देते हैं, मान लो सामने क्या है, प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन है, ये इसे क्रॉस कब करेगी, अब ये क्रॉस करना स्टार्ट करेगी, धीरे 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 आगे जाएगी। क्या पार हुआ? नहीं, अब आगे जाएगी, अब पार हुआ। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट था ये आपका यहाँ से यहाँ चला गया। कितनी दूरी तय हुई? ये वाली भी हुई और ये वाली भी हुई। तो कुल मिलाकर के इन दोनों लंबाइयों के बराबर इसे दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कंक्लूजन क्या निकला? जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी सुरंग को या फिर किसी पुल को पार करती है तो खुद की लंबाई और जो सामने ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई दोनों के बराबर दूरी तय करती है। अगर सामने वाली वस्तु स्थिर है तो स्पीड रिलेटिव काम करेगी नहीं। सामने वाली वस्तु अगर इसके सामने की तरफ ही आ रही है, इस टाइप से, चाहे आदमी है या फिर इस टाइप से ट्रेन है, आमने सामने जब ये आएंगी तो स्पीड रिलेटिव दोनों की स्पीड जुड़ती है। जब एक ही दिशा में चलती हैं तो पीछे वाली फास्ट गति से चलती है और इससे आगे निकल जाती है। तो उस केस के अंदर क्या होगा? स्पीड रिलेटिव आपकी दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। ये सिंपल सी इसकी थ्योरी है। अब देखना जरा, 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन को पार करती है। अब 9 सेकंड में चली कितनी है ये तो पता चले, क्योंकि जो खुद की पहले वाली जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। पहले वाली ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली 100 मीटर ले ली, चलो ये ट्रेन ए की लंबाई है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली x है, x मीटर। अब कितनी दूरी तय हुई? तो आप कहोगे डिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या कहोगे? स्पीड इनटू में टाइम। टाइम तो आपको दे दिया 9 सेकंड, तो इसका मतलब एक ट्रेन तो चुपचाप खड़ी है, दूसरे वाली की स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो दूसरी की स्पीड के लिए गौर से देखना सवाल को, इतनी लंबी चौड़ी लाइन दी उसने। इसका देने का पर्पज ये होता है कि स्टूडेंट को कैसे भी उलझाओ। 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन स्टेशन एक्स से शुरू होती है, 4 घंटे में स्टेशन वाई पर पहुंचती है जो इससे 320 किलोमीटर दूरी है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस 320, टाइम कितना? 4। तो आप मुझे एक बात बताओ, सीधे सीधे दिख नहीं रहा था कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा है? निकल के आ गई। अगर इतना कुछ आपको पता चल ही रहा था यहाँ पर तो बात को ऑब्जर्व करना, ये बात तो आप सीधे ही पकड़ लेते कि स्पीड जो है पहले वाली ट्रेन की कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में अगर आप इसे बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। कर दिया। ये स्पीड मीटर पर सेकंड में है, 9 सेकंड में इसने इसको क्रॉस किया है। इसे आप सोल्व करेंगे 2 बार, ये आपका 40 बार। तो कुल मिलाकर के जो दूरी चली गई है वो कितनी है? 200 मीटर। इस 200 मीटर के अंदर पहले वाली ट्रेन ए की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। तो दूसरी ट्रेन बी की जो आपसे पूछ रहा है वो भी कितनी हो जाएगी? 100। 200 में से 100 हटा दिया तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? यहाँ पर 100 मीटर लिखा जा सकता है। अब काम की बात सुनो, सवाल यहीं खत्म हो जाता है। बात को अंडरस्टैंड करना, सवाल यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। कैसे? आपने इसको सोल्व किया, 40 5 200 आ गया। 200 में से 100 एक आपकी ट्रेन है तो ऑटोमेटिक आपकी 100 मीटर क्या निकल के आ जाएगी? दूसरी वाली ट्रेन। तो ये छोटे छोटे पार्ट है, हमेशा ध्यान रखिए। देखो इधर जो हमने काम किया है उस काम को करने में कम से कम 10 सेकंड तो लगते ही हैं। कोई बच्चा और धीरे लिखेगा तो उसे 15 सेकंड और लगेंगे। मैं आपको हर चीज़ एक एक पॉइंट के ऊपर मार्क करवाते हुए चलूँगा कि एग्ज़ाम में बस इतना ही लिखते तो आपका काम चल जाता। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक नॉर्मल से सवाल के अंदर आपने 10 से 15 सेकंड बचा लिए। कोई ढंग का सवाल होगा उसमें 30 से 40 सेकंड, या ऐसा भी हो सकता है 50 सेकंड, 1 मिनट भी बचा सकते हैं आप। तो आप फाइनली कंक्लूजन देखें कि आपकी एग्जाम के अंदर मान लो 40 सवाल आ रहे हैं, हर सवाल के अंदर आप ऑन एन एवरेज 20 सेकंड बचाते हैं। 20 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 40 गुणा 20, 800 सेकंड। 800 भी छोड़ो, मैं 600 सेकंड की बात करूं तो 10 मिनट बच गए।
10 मिनट में अगर आप धीरे धीरे भी सवाल करते हैं तो भी 10 सवाल तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम नॉलेज से ही आप चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको आदत डालनी पड़ेगी कि नहीं मैं तो अनवांटेड नहीं लिखूंगा, अनवांटेड नहीं लिखना है। यहां से काम माइंड में हो गया, उतना काम आप माइंड से करो, इजीली सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा, एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है, फिर भी 12.5% का लाभ पाता है, जो कि कितना है 25 रुपए। लाभ की वैल्यू बताई है उसने, कितनी है 25 रुपए। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें, मार्क प्राइस आपको बतानी है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है आपका 1/8। मैं ये कह सकता हूँ आसानी से कि 8 रुपए की चीज़ को आप 1 रुपए का लाभ लेकर, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है 100% को, और ये वाली बात जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है 12.5% को। अच्छे तरीके से आपको समझाया जा चुका है। 8 रुपए की वस्तु 9 रुपए में बेची जाएगी, लाभ कितने का है 1 हो रहा है, 1 नहीं होकर के कितना है लाभ 25 रुपए है। किससे गुणा किया भाई 25 से। तो यहां से क्या कर लो आप, मार्क प्राइस के ऊपर अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो किस में आते हैं आप, सेलिंग प्राइस के अंदर। तो सेलिंग प्राइस निकाल लो यहाँ से, 25 से जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 225 रुपए लिखा जा सकता है। चलो अब आप कह रहे हो कि मान लिया मार्क प्राइस x रुपए है, डिस्काउंट कितने का 10% का, x के कितने पर बेचेगा 90% पर, क्या निकल के आएगी सेलिंग प्राइस। जब भी कभी अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है उसके बाद जो मूल्य निकल के आता है वो आपका विक्रय मूल्य होता है। मार्क प्राइस पर जब भी आप डिस्काउंट देंगे क्या निकल के आएगी सेलिंग प्राइस। x रुपए मैंने मान ली मार्क प्राइस 10% की छूट दे दी, 100 रुपए लिखे हुए थे 10% की छूट दे दी तो कितने में बेचेंगे 90% में। सेलिंग प्राइस है किसको रिप्रेजेंट करती है भाई 225 को। कैंसिल आउट करना जरा, 9 2 18, 4 बचा 9 5 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 250 रुपए। ये तो हुई समझने और समझाने की बात। अब काम की बात सुनो, एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में इतनी लंबी चौड़ी चित्रकारी नहीं करनी, सुनो ध्यान से। 12.5% का लाभ मिला, 8 की चीज 9 में बेची, 1 का लाभ 1 25 रुपए को बताता है। हमें पता है कि मार्क प्राइस से हम आएंगे तो किस में आएंगे, सीधे सीधे सेलिंग प्राइस में। 9 की वैल्यू आपने निकाली, 9 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 225 रुपए आ गई। मार्क प्राइस आपने क्या मान ली x रुपए, 10% की छूट तो कितने पर बेचा 90% में, कितना हो गया 9/10। यहाँ से ये आपने काटा 2 बार और फिर आपने काटा 5 बार, 10 से इसका गुणा कर दोगे, आगे पेन तक टच करने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे आपका रिजल्ट कितना हो गया 250। ये होती है टाइम की लीड, कि प्रैक्टिस करें और रटने का प्रयास ना करें। मैथ्स के अंदर ट्रिक जैसा मुझे नहीं लगा है कि कुछ एग्जिस्ट करता है। मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि चीज़ों को अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे, मतलब सेम टू सेम वही बात हो गई। यहाँ से आपको कहीं जाना है, रास्ता नहीं पता, आप कितना भी फास्ट भाग ले आप डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं स्टोरी को बताता हूँ, बात को समझना जरा। एक एग्जाम्पल से, मान लो आप भागते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं भाग पाते, इतना ही मानता हूँ मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप भाग लेते हैं। उसेन बोल्ट की बात कर लेते हैं, मान लो वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है, ठीक है। आपका जहाँ भी घर है वहाँ से मान लो उसे एक्स डेस्टिनेशन पर जाना है। अब ये आपका पूरा का पूरा एक एरिया है, इसके अंदर कोई सड़क इधर होगी, कोई इधर होगी, कहीं घर बने होंगे, कहीं कुछ होगा, कुछ गलियां होंगी, इन गलियों से इधर भी होगा, बाहर रिंग रोड बनी है, इधर से कुछ, मतलब एक सिटी की बात कर रहे हैं। मान लो आपके घर से उसे रेलवे स्टेशन जाना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको तो अपने जीवन में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि घर से रेलवे स्टेशन जाना है तो कौन सा रास्ता बेहतर होगा। अब उसेन बोल्ट को भी आपके साथ खड़ा कर दिया, आपको भी खड़ा कर दिया, आप तो तुरंत की तुरंत दिमाग लगाओगे कि भाई इधर से इधर जाऊंगा, इधर से गली लूंगा, ये लो रेलवे स्टेशन। उसेन बोल्ट को पता नहीं है तो क्या करेगा, या तो यहाँ जाएगा, यहाँ जा करके पूछेगा कि भाई रेलवे स्टेशन किधर है, पूछने में टाइम किल होगा उसका, ठीक है। एग्जाम में कोई है क्या बताने वाला कि भाई इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं है बताने वाला, तो पूछने वाला लॉजिक तो खत्म है कि वो किसी से पूछ नहीं सकता। अब पूछ नहीं सकता तो क्या करेगा, इधर भागेगा, इधर भाग लेगा, इधर चल जाएगा, कहीं रेलवे स्टेशन इधर इधर इधर, कोई हाईवे पकड़ लिया तो
तो ऑल ओवर कंक्लूजन क्या निकला, कोई फास्ट भागता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डेस्टिनेशन पर वो पहले पहुंच जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, रास्ता। रास्ते का मतलब क्या है कि आपके माइंड के अंदर किसी चीज को लेकर कितनी ज्यादा क्लैरिटी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये बात ही नहीं पता है कि जब से ही आप मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं सेलिंग प्राइस आ जाएगी, तो शुरुआत वाले में देखो कुछ कलाकार बच्चे क्या करते हैं, इसी सवाल में हर चीज के ऊपर मैं बात करते हुए चलूंगा जिससे कि आपका इंप्रूवमेंट हो। बच्चे क्या करेंगे, 8 से 9 रुपए में चली गई, 1 का लाभ हुआ, 1 का मान 25 रुपए है, तो 8 का मान 200 रुपए हो जाएगा और 9 का मान 225 रुपए हो जाएगा। ये सारा कुछ निकाल लिया। फिर वो दिमाग लगा रहे हैं, अच्छा क्या दिया उसने, मार्क प्राइस दे दी, तो मार्क प्राइस से क्या करेंगे भाई, 10 का डिस्काउंट ले लेंगे, तो मार्क प्राइस ले ली, 10% का डिस्काउंट 90%। अब इधर दिमाग लगा रहे हैं, अच्छा कौन सा रखें, ये आएगी भाई सेलिंग प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, ये अनवांटेड काम नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलकर के सेलिंग प्राइस आएगी, तो सीधे सीधे माइंड में सेलिंग प्राइस को काउंट करो। तो ये होती है क्लैरिटी। बच्चा इस पार्ट पर काम ना करके वो ये चाहता है कि मैं कोई बहुत हाई फाई सवाल कर दूं, कोई बड़ा सवाल कर दूं, 7-8 लाइन का कर दूं। अगर आपकी एग्जाम की डिमांड नहीं है तो क्यों कर लें। मैंने कई ऐसे सवाल करवाए जो 10-10 लाइन के भी हैं, लेकिन बताया है कि ये इस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस एग्जाम के रिलेवेंट है। तो आपको क्या सीखना, आपको अपनी एग्जाम के रिलेवेंट जो सवाल है उन्हीं के अंदर कैलकुलेशन को फास्ट करते हुए सीखना है। कैलकुलेशन फास्ट का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी लिखना नहीं होता है, जल्दी जल्दी सोचना है, या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स जितनी ज़्यादा आप माइंड में सीखेंगे या करेंगे उतनी फास्ट आपकी स्पीड हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इनके ऊपर आप फोकस करते रहें, एग्ज़ाम निकलेंगी, बिल्कुल आसानी से निकलेंगी। हर बारी तो निकलती है, अभी जितनी वैकेंसी है उतनी फिल तो होती है, तो तनाव लेने वाली बात क्या है। शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाल दिया जाता है, फिर इस मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना। एक मिक्सचर है वाइन का और वाटर का, 60 लीटर का, 20% वाटर है, इसमें से क्या क्या 20 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया और फिर इसके अंदर 8 लीटर वाइन मिलाई जाती है। अब क्या पूछ रहा है, अंतिम मिक्सचर में पानी का प्रतिशत कितना है। इसके लिए मैंने आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया था, क्या था, FOF, फोकस ऑन फिक्स। इसके ऊपर टारगेट कर दो। मिक्सचर को शानदार तरीके से यूट्यूब के ऊपर ही पढ़ा रखा है, सर्च कर लेना मिक्सचर बाई वासु सर। क्या करना था, अंतिम मिश्रण के अंदर, वैसे तो देखो इस सवाल को सीधे सीधे ही आप डील कर ले जाएंगे। अंतिम मिश्रण के अंदर आपको बताना है कि 1 मिनट कहाँ मिस कर दिया, 60 लीटर का मिश्रण है। पहले तो मैं इसको सीधे सीधे बता दूं, FOF की कोई खास नीड पड़ेगी भी नहीं इसके अंदर। 20 लीटर आपने निकाल लिया तो आपके पास कितना बचा है, 40 लीटर। अब 40 लीटर के अंदर आपको पता है 20% पानी है, 20% आप इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 लीटर। बचा हुआ पार्ट आपका 80% जो कि 32 लीटर होगा। 20% आपका पानी है और ये आपका क्या हो गया, वाइन। 1 मिनट में, ठीक है, थोड़ा सा बात मिसिंग में चली गई। ये आपका यहाँ पर क्या है, वाटर, और ये आपका वाटर है, ये वाइन है। चलो फिर से ही समझाता हूं मैं, 1 मिनट, देखो बात को ध्यान से समझना, इजी वे में ही हो जाएगा। FOF नहीं पता तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसको कर देना। 60 लीटर आपके पास मिक्सचर है, इसमें से 20 लीटर हटा दिया तो कितना बचा, 40 लीटर। इसके अंदर कितना वाटर है भाई, 20% था इनिशियली, 20 लीटर आपने बाहर निकाला, उसमें भी पानी 20% जो नीचे रहे, क्योंकि वो तो मिक्स हो चुका ना, एक बूंद भी निकालोगे उसमें 20% वाटर होगा, 80% आपके पास वाइन होगी। तो इसका मतलब इसके अंदर आपके पास 20 लीटर, 20% आपके पास क्या है, वाटर। 40 का 20% निकालोगे 8 लीटर आएगा, और ये क्वांटिटी कौन सी हो गई आपकी, वाटर की, लिखा जा सकता है। फिर देखना बचा हुआ पार्ट आपका वाइन का है जो कितना है, 32 लीटर। फिर इसने क्या कहा, इसमें 8 लीटर शराब और मिला दी, ये लो मिला दी 8 लीटर। तो कुल मिलाकर के अगेन जो आपका मिक्सचर है वो कितने लीटर का हो गया, 40 लीटर। तो ये था ही था, 8 लीटर आपने और मिला दिया, 48 लीटर का हो गया। पानी का प्रतिशत बताना था, पानी कितना है, 8 लीटर, किस में से भाई, 48 में से। कितनी बार कटा है, 6 बार। 1/6 को परसेंटेज में बदलना है, गुणा 100, कितना निकल के आ जाएगा,
16.67%। ईजी वे में कर सकते थे। क्या इस सवाल को माइंड में कर सकते हैं? क्या हम इस सवाल को माइंड में कर सकते हैं? तो देखना, 80 लीटर का आपके पास मिक्सचर है, 20 आपने निकाला, 40 बचा। इस 40 लीटर में 20% पानी, 40 का 20% 8 लीटर हो गया। 40 लीटर का बर्तन है, बाहर से वाइन हमने कितनी मिलाई है? 8 लीटर। अब पूरा बर्तन कितने लीटर का हो गया? 48 लीटर का। इसमें वाटर कितना है? 8 लीटर। 8 लीटर वाटर है किसमें? 48 में। कितना पार्ट है भाई? 8/48, 1/6 पार्ट है। 1/6 को क्या कहते हो? 1/6 को 16.67% कहते हो। तो कुल मिलाकर के ये जो पार्ट था आपका, ये जो सवाल था, आप इसे माइंड में डील कर सकते थे, आसानी से हो रहा था। ठीक है, एफ ओ एफ की इस सवाल में नीड है नहीं। जो मुश्किल सवाल होते हैं उनमें हम लोग एफ ओ एफ मेथड का यूज करते हैं। देखना भाई, अगला सवाल ध्यान से रीड करो। क्या कहा? एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित में AB के अंक, अब उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो नाम ही है किसी का, AB नाम है। AB के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और X थे। यदि सत्र परीक्षा में औसत अंक 80 थे तो गणित में AB ने कितने अंक प्राप्त किए? काम की बात सुनो। देखो, एक तो तरीका ये है कि सबको आप ऐड कर दोगे। एक तरीका तो आपका ये कहता है कि आपको मेंटेन कितना करना है? एवरेज 80। इसमें से सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट में 80-80 के हिसाब से कितने नंबर मिल गए? 400 मिल गए। इन सब्जेक्ट्स के नंबर काउंट कर दो। 0, 0, 0, 2 2 नंबर। 9, 8, 17 17 में 7 जोड़ोगे 26, 26 में 7 जोड़ोगे तो 33 33। तो इसका मतलब ये आ गया। तो इसका मतलब 400 नंबर मिले थे, 332 तो इन्हीं के हैं। तो यहाँ पर फाइनली आपको इस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हैं, इसको लेस कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 68 मार्क्स। लिखा जा सकता है। क्या गड़बड़ की है भाई? कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी लगती है। 5 सब्जेक्ट हैं, 80 मेंटेन करना है। 2, 4, 5, 7, 7, 14, 9 और 8, 17, 31। तो ये आ जाएगा भाई यहाँ पर 312। तो ये ना हो करके आपके पास कितना आ गया? 88। एक तरीका तो ये है कि आप कौन सा तरीका प्रीफर कर रहे थे। यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स को काउंट किया, उसमें से जो 4 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स थे उनको हटा दिया और फिर आपने कंक्लूजन यहाँ पर निकाला। एक काम की बात और सुनो। काम की बात क्या है कि एवरेज को लेकर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, एवरेज में हमने एक बेहतर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट या BV कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ रखा है तो उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टोटल वाले झंझट से आपका पीछा छुड़वा सकता है। और यही मैंने कॉमन सेंस डेवलप किया है। फिर से बात को अंडरस्टैंड करना। आपको हर सब्जेक्ट में कितने नंबर मेंटेन करने हैं? 80। कि इसमें भी 80 आ जाएं, इसमें भी 80, 80, 80 और इसमें भी 80, एवरेज 80 हो जाएगा। देखना इसके पास तो है ही, इसके पास 80 से कितने ज़्यादा हैं? 10 ज़्यादा। तो ये 10 अपने इसको उठाकर इसको दे देगा तो इन दोनों के भी मेंटेन हो गए। इसको 80 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अब ये जो है ये कह रहा है कि मेरे पास तो 72 ही नंबर है, तो इसको भी 80 बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ 80 नंबर ना ला करके 8 नंबर और भी एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो आपके पास बचा हुआ सब्जेक्ट है उसके अंदर कितने मार्क्स लाने हैं? 88। तो ये भी तरीका ऐसा है। अगर इस तरीके को आप गौर से समझते, 80 था, 10 ये इधर दे देगा, तीनों में 80, 8 नंबर इसको चाहिए, 80 इसको खुद के चाहिए, 88 हिट मार दिया। मतलब ऐसा था कि 5 भी सेकंड नहीं लगे, चीज़ें दोनों सीखी हैं। टोटल वाला मेथड सीखना, मान लो एग्जाम के अंदर भूल गए बात कि क्या सीखा था, क्योंकि प्रेशर रहता है, हर एक बच्चे का अपना अपना प्रेशर है। किसी को इसी साल एग्जाम क्रैक करना है, किसी का और कोई टारगेट रहता है, किसी के लिए ये भी रहता है कि कोई ये ना निकली दूसरी निकाल लूँगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके ऊपर प्रेशर हावी हो सकता है एग्जाम हॉल के अंदर। तो आप दूसरा जो तरीका सीखा हमने वो हो सकता भूल भी जाए, सवाल तो सोल्व हो कम से कम। तो इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड भी सीखते हैं, जिससे कि एग्जाम हॉल में बाई चांस आप वो तरीका भूल जाएं जिससे सवाल माइंड में होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होता है, तो भी आपका सवाल तो हो। चलो भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहा, एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 2 शर्ट खरीदी। वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरी को 80% के लाभ पर बेचता है। दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर है, लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्यों का योग कितना है। देखो आसान सवाल है, जैसे जैसे कर रहा है वैसे कर लें। पहली शर्ट की कीमत आपने मान ली x रुपए, कितने लाभ पर बेचेगा, x का 20%, 120% आ गया विक्रय मूल्य। फिर उसने आपको एक बात कही थी कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है, तो दूसरी की कीमत आपने y मान ली। इस पर प्रॉफिट कितना हुआ, 80%, तो इसका क्या निकला, 180%। परसेंट और जीरो खत्म, x रेशो y कितना आ गया भाई, 6 से काटोगे इधर 3:2। तो आप कह सकते हो पहली शर्ट की कीमत अगर 3 रुपए है तो दूसरे वाली शर्ट की कीमत 2 रुपए होगी। दोनों की कितनी, 5 ना होकर के दोनों की कीमत है 2000 रुपए। 5 को 2000 बनाया, किससे गुणा किया, 4 से। तो इसका मतलब इसको 4 से करोगे तो x की कीमत एक्चुअल में कितनी है, 1200 रुपए। और यहाँ पर एक्चुअल में 400 से गुणा करोगे 800 रुपए, निकल के आ गई दोनों की कीमत। अब क्या कह रहा है, लेकिन अगर वह पहली को 30% के लाभ पर बेचे और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचे तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्य का योग। तो एक बात बताओ, पहली को 30% लाभ लेकर के बेचेगा तो 1200 में तो बेचना क्रय मूल्य है ही उसका, इतना तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, 30% एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो 1200 का 30% कितना आ गया, 360, प्लस इस पर 25%, 800 का 25%, 1/4 करोगे 200 रुपए और मिल गए। तो कुल मिलाकर के दोनों आर्टिकल उसने कितने में बेचे, 2000, 300, 200, 500 और 60, 2560 रुपए में उसने दोनों की दोनों शर्ट नए केस में बेच दी। कुछ कास्ट करना था, नहीं करना था, वर्बली हो रहा है। अब वैसी कलाकारियां मत करना कि 1200 का 130% निकाल रहे हो तो यहाँ पर 1560 आपका बन रहा है, 1560 बना। फिर 800 का 125% निकाल रहे हो तो यहाँ पर 1000 बना। क्यों निकाल रहे हैं, आंसर तो आएगा, मान लो 2560 आना ही है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है वो अनवांटेड है। सीधे ही आपको सीपी मिली गई है, दोनों का प्रॉफिट मिला दिया, सबको ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस आ गई। चलिए भाई, एक ये आसान सवाल भी पूछा गया था, देखना जरा क्या है। क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं की महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। HCF और LCM आपको फाइंड करना है। देखो LCM तो निकालना मतलब सवाल एकदम ही आसान है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं था। वैसे HCF अगर आप निकालते तो इसका और इसका अंतर तो बहुत ज़्यादा है, इसका और इसका अंतर 30 है, इसका और इसका अंतर कितना है, 20। या तो आपका HCF 20 होगा, 20 का भाग 50-30 में नहीं जा रहा है, इससे छोटा फैक्टर 10 है, 10 का भाग सब में जा रहा है, तो HCF तो हो गया 10। इस सवाल में इतना दिमाग लगाने की नीड थी नहीं, 10 आपको दिख रहा है। LCM कौन सी संख्या लें, तो देखो सबके पास एक एक जीरो है, या एक एक नंबर को उठा लो कि 80 और मैं 50 का LCM लेना चाहूँ। 80 की टेबल बोलूँ या 50 की, जैसे 80 की टेबल बोली मैं 80, फिर 160, 8 3 24, 8 5 40, 400 के अंदर डिवीजन चला गया, तो इन दोनों का LCM तो 400 हो गया। 400 में 3 का जीरो का तो डिवीजन चला जाएगा, 40 में नहीं जा रहा है, 3 का तो गुणा कर दो, तो LCM की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1200। मेरे हिसाब से ये सवाल इतना आसान था कि आप चाहते तो इसे वर्बली डील कर सकते थे, लिखने की आपको यहाँ पर नीड नहीं थी। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखना जरा क्या कहा। और इस सवाल को ऐसा करते हैं हम लोग, होमवर्क में डाल देता हूं मैं आपके। सवाल बहुत आसान है वैसे तो। 3 उद्यान है, माली ने इन 3 बगीचों से तोड़े गए फूलों को तोला और फूलों का औसत वजन 32 किलो था। सबका वजन 32। बाद में ये पाया गया कि एक उद्यान में फूलों का वजन गलती से 24 के बजाय 21 किलो लिया गया था। 24 लेना था, 21 ले लिया, सही औसत कितना है, तो इसका आंसर है 33। ये सवाल आपका बिल्कुल माइंड में हो सकता है, प्रयास करना। और क्या करना है आपको, एवरेज चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, उसमें बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको बताया है,
उसी कॉन्सेप्ट से मैंने इसको सीधे सीधे टिक मारा है। वर्बली ये सवाल हो सकते हैं इस टाइप के। इसके बाद अगला सवाल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये वाला सवाल है, कर ही लेते हैं चलो इसको। एक गांव में साक्षर लोग और निरक्षर लोगों का, लिटरेट एंड इलिटरेट लोगों का रेशो 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की संख्या कितनी? बड़ा ही आसान सवाल पूछा गया है। आपके गांव के अंदर, इस गांव के अंदर लिटरेट जो लोग हैं वो कितने हैं? 256। 8 256 को बताता है, तो किससे गुणा किया मैंने? यहाँ पर डिवीजन कर देता हूँ, 32 से गुणा किया है। गांव में कुल लोग कितने हैं भाई? आपके पास 17 हैं। 17 को भी अगर आप बदलना चाहते हो एक्चुअल वैल्यू में, 32 से गुणा कर दो। 17 गुणा 2 34, 17 3 51 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा आपके पास? 54। एक मिनट, साक्षर लोग निरक्षर लोगों की संख्या पूछ रहा था, मुझे लगा कुल संख्या। इसको क्या कर दो? 32 से गुणा कर दो। 9 गुणा 2 18, 9 3 27 और 1 28, तो रिजल्ट कितना आ गया? 288। ये भी सवाल आसान था, कुछ खास था नहीं इस सवाल के अंदर। चलिए भाई, इसके बाद एक सवाल मैंने अलग से उठाया है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल नहीं है, एसएससी ने इस सवाल को पूछा है। बाइनरी नंबर पर बेस्ड ये आपका सवाल है। इसको हम लोग किसी क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे इस पर्टिकुलर सवाल को, प्लस इसके लिए जो कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, बाइनरी नंबर को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इन सारी बातों की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस देखो, सारे के सारे जितने भी सवाल हैं, हमने लगभग 17-18 सवाल आज डिस्कस किए हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर हैं से लिए गए हैं। बिल्कुल भी आपका यहाँ पर टाइम नहीं किल किया जाएगा। इनकी पीडीएफ मैं आपको साथ के साथ ही प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पर। अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो यहाँ पर आप पूछ लें। जैसे आपको ये लगता है कि सर ये चैप्टर कहाँ से पढ़ें, आपको आइडिया नहीं लग रहा है, वैसे तो मैं साथ साथ आपको बता ही रहा हूँ, फिर भी आप इस डाउट ग्रुप पर पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर की तैयारी कैसे करें, पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो गया उसका समाधान क्या हो सकता है। तो ये आज का अपना सेशन है। इस सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एटलीस्ट इसे लाइक कर दें और इसे आप शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि आप ही के लिए ग्रुप पर बार बार आपकी, क्योंकि ये भी तो डिसाइड किया जाता है ना कि स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है। इससे पहले हम लोग कंटिन्यूस पढ़ रहे थे स्टेट पीसीएस, और उसमें हमने 18 सेशन देख लिए थे। स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स जो आपकी होती हैं उस सीरीज़ को बंद किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी वो। कई सारे स्टेट्स के अंदर एग्ज़ाम भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी सीरीज़ को रोका है। किसके लिए? कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्पेशली जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ लग रहा है ऐसा कि एमपीएसआई की वैकेंसीज आ जाएंगी, तो इन सब एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको फोकस में रखते हुए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। अब स्टार्ट कर लिया है तो आपका काम क्या है, इसे एटलीस्ट शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें ये लगना चाहिए कि भाई हमने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल वो करेक्ट है। चलो फिर इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।